Hello friends, very good morning to everyone. This is निशांत एंड लेट अस क्रैक एंटी विद निशांत. सो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड का फर्स्ट लेक्चर और रिसर्च एप्टीट्यूड की अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं. तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में जानेंगे कि एप्टीट्यूड होता है क्या, रिसर्च क्या होती है, रिसर्च मैथडोलॉजीज और रिसर्च के बीच में क्या डिफरेंस है. यही चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं. तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर. तो सबसे पहले हमारी जो टर्म आती है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड. क्या होता है रिसर्च एप्टीट्यूड? है किस चीज़ का नाम, क्या चीज़ है ये? तो रिसर्च एप्टीट्यूड क्या होता है? रिसर्च एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड आप समझते हो? एप्टीट्यूड से आपको कुछ एक शब्द मिलता जुलता सुनाई दे रहा होगा, दैट इज एटीट्यूड. तो आपका एटीट्यूड होता है एक और एक होता है एप्टीट्यूड. देखते क्या डिफरेंस है. रेफर्स टू द इनहेरेंट एबिलिटीज, आपकी कुछ जन्म की जो भी एबिलिटीज़ है, आपसे शुरू में कुछ एबिलिटीज़ है, कुछ स्किल्स है, किसी काम में इंगेज रहने के, रिसर्च एक्टिविटीज़ में इंगेज रहने के, कुछ नई खोज करने के लिए. रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज फाइंडिंग समथिंग न्यू, फाइंडिंग समथिंग न्यू. देखिए न्यू होना बहुत ज़रूरी है. जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं तो न्यू चीज़ का खोज करना बहुत ज़रूरी है, वरना वो रिसर्च नहीं मानी जाएगी. पुरानी चीज़ें खोज के लेके आओगे वो रिसर्च नहीं होगी. कुछ नए उसमें तथ्यों को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. इट इन्वॉल्व्स द कैपेसिटी टू क्रिटिकली एनालाइज इंफॉर्मेशन. आप इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, जो भी आपको जानकारी मिलती है उसको आप एनालाइज करते हो, डिज़ाइन करते हो रिसर्च को, रिसर्च किस तरह से की जाएगी. उसके बाद कलेक्ट करते हो इंफॉर्मेशन. उसके बाद आप उस डाटा को इंटरप्रेट करते हो, उसको एनालाइज करके आप इंटरप्रेट करते हो. जो भी डाटा होता है उसको आप, जो भी आपके काम का होता है उसको रखते हो और उससे आप मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालते हो. मीनिंगफुल कंक्लूजन बोले तो यहाँ पे बोला जाएगा कि जो भी आपने रिसर्च की है उसका निचोड़ निकालोगे आप. रिसर्च एप्टीट्यूड इज essential for individual pursuing academic और प्रोफेशनल रिसर्च एंडोर्स. देखिए जो अगर आप अकेडमिक्स में हो तो भी आपको रिसर्च ज़रूरी है. आप छोटे छोटे टॉपिक खोजते रहते हो, यूट्यूब पे खोज कर रहे हो, आप ढूंढ रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढते रहते हो. लेकिन अकेडमिक्स में किस तरह से आपको मास्टर्स में आपने देखा होगा कि एक छोटी सी रिसर्च एक्टिविटी, एक फाइल बनवाई जाती है, वहीं से आपको रिसर्च का नॉलेज हो जाता है. और बाकी अगर आप और हायर एजुकेशन में जाओगे, एकेडमिक्स में जाओगे, पीएचडी करोगे तो आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी. तो रिसर्च एप्टीट्यूड जो है वो एक तरह से आपका एटीट्यूड है जो सिखाता है आपको कि किस तरह से आप रिसर्च करते हो. देन रिसर्च क्या होता है? व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन एम्ड एट डिस्कवरिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एडवांसिंग नॉलेज. बोला जा रहा है कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है. सिस्टमैटिक मीन्स कि एक हिरारिकल स्ट्रक्चर बोला जाएगा इसको. ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा. आप किस तरह से इंक्वायरी करोगे, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करोगे, आप डिस्कवर करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे और अपना नॉलेज बढ़ाओगे. दैट इज रिसर्च. इट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन to answer specific question or to solve the problem or to contribute to the existing knowledge in a particular field. आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट कर लीजिए. फॉर एग्जांपल मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है, मेरा पेपर 2 जो है वो कॉमर्स है. तो कॉमर्स के ऊपर ये मेरी फील्ड आ गई. इसके ऊपर मैं जो पहले से रिसर्च हो चुकी है उसको रिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, उसमें थोड़ी सी ऐड ऑन कर सकता हूँ. दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज. लेकिन एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ, कुछ नया खोज के लेके आऊँ, कोई नया फॉर्मूला लेके आऊँ. तो इसके लिए मैं क्या स्टेप्स अपनाऊंगा? मैं सबसे पहले कलेक्शन करूंगा, डाटा कलेक्ट करूंगा, ठीक है. कलेक्शन करने के बाद मैं क्या करूंगा? उस डाटा को एनालाइज करूंगा. एनालिसिस करने के बाद मैं इस डाटा को इंटरप्रेट करूंगा. इंटरप्रिटेशन होगी यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करूँगा अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए. जो भी मेरे क्वेश्चंस थे, जो भी मेरे सवाल थे जिसके लिए मैंने ये रिसर्च कंडक्ट की, उसके लिए यूज़ करूँगा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को मिला या नहीं मिला. दैट इज़ रिसर्च, ठीक है. रिसर्च इज कैटेगराइज बाय स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी. अब स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, मेथडोलॉजी शब्द यूज हो रहा है.
क्रिटिकल थिंकिंग एंड द यूज ऑफ एम्पेरिकल एविडेंसेस, एम्पेरिकल यानी कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस, जो भी पुराना बीत गया उनको हम यूज करते हैं। इट कैन टेक वेरियस फॉर्म, इंक्लूड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, सर्वेज, केस स्टडीज। तो ये अलग अलग मेथड्स में हम अलग अलग फॉर्म्स में कंडक्ट कर सकते हैं। कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं रिसर्च करने के लिए, कोई सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, घर घर जाके हम पूछ सकते हैं, या फिर कोई केस स्टडी कर सकते हैं। जो पुराने जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स या आर्टिकल्स होंगे या जो भी केसेस हुए हैं बड़े बड़े, उनको स्टडी करके हम किसी चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। केस स्टडी देखिए कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा जो टाइटैनिक था, ठीक है। टाइटैनिक था, वो क्यों डूबा था, इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है ना, पर जब नहीं हुई थी तब तो नहीं थी ये रिसर्च। पर आप जो हो चुकी है रिसर्च की किस वजह से डूबा था, वो बीच से टूट गया था, फिर आधा डूबा, फिर पीछे वाला हिस्सा नीचे गिरा और लोग मरे क्यों, क्योंकि ठंड की वजह से मरे, वरना डूबना तो इशू नहीं था, उन सबको तैरना आता ही था। मोस्ट ऑफ द पीपल नो हाउ टू स्विम। लेकिन वो सब रिसर्च हो चुकी है, लेकिन उसमें आप कुछ और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। क्या पता आप कुछ नई चीज़ें पता लगा लो, तो आप केस स्टडी करोगे। केस स्टडी से आप पुरानी चीज़ों का पता लगाओगे कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी है। केस स्टडी में आप ये देखोगे कि टाइटैनिक का स्ट्रक्चर किस तरह का था, वो कहाँ से टूटा था, क्या हुआ था उस समय, क्या टाइम था, ये सब चीज़ें पता लगाओगे। तो वो आप केस स्टडी करोगे, पूरे तरह से एक पूरा केस स्टडी करोगे। तो ये होता है केस स्टडी का एग्जाम्पल। या फिर आप थ्योरेटिकल स्टडीज भी कर सकते हो। जो भी आपका नेचर होगा, जो भी इंक्वायरी करना चाहते हो, जो भी आपका गोल होगा, या फिर जो भी आपकी रिसर्च का गोल होगा, उसके अकॉर्डिंग आप मेथड सिलेक्ट कर सकते हो। रिसर्च मेथडोलॉजी एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपको कौन से मेथड से रिसर्च करनी है। द रिसर्च अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिसर्च का, अपनी नॉलेज को बढ़ाना, इन्हांस करना अंडरस्टैंडिंग को, मेक इन्फॉर्म डिसीजन, आपको कोई डिसीजन लेना है उसके लिए आपको कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे द गोल ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो रिसर्च का गोल क्या है, डिस्कवरी ऑफ नॉलेज। आप न्यू फैक्ट्स, न्यू इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स देखते हो। इंसाइट टू एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जो भी आपका पहले से नॉलेज आपके पास है, जो भी अवेलेबल नॉलेज है, उसमें आप न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हो। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर सोशल इश्यूज को रिजॉल्व करने में आपका रिसर्च काम आता है, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में जो भी इश्यूज चल रहे हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं कि पहले फॉर एग्जाम्पल जो हंगर है, हंगर एक इशू है हमारे यहाँ पे, कुछ लोग अभी भी भूखे सोते हैं। तो हम केस स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे कि पहले जो गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें की थी, जो भी अलग अलग स्कीम्स निकाली थी, क्या वो वर्क की या नहीं की, या फिर जो स्कीम वर्क की तो उसमें ऐसी क्या कमी रहेगी कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह से हंगर की सॉल्व नहीं हुई। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं, तो इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनेशन, जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगी, हमें अलग अलग एक्सप्लेनेशंस पता चलेगी, अलग अलग चीज़ें मिलेगी, डीप नॉलेज मिलेगा, जो भी फिनोमिना है, जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी रिलेशनशिप्स है अलग अलग फैक्ट्स एंड फिगर्स के बीच में, वो सब चीज़ें हमें पता चलेगी, जो भी अकर हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो हमारे अगर हमें किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये चीज़ क्यों हुई, वाई, ये नॉलेज चाहिए, तो भी हम रिसर्च कर सकते हैं, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ये यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। इट विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। देन वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, आपको वैलिडिटी पता चल जाएगी और आपकी टेस्टिंग भी हो जाएगी कि हाँ ये नॉलेज सही है, ये चीज़ सही बताई जा रही है। मान लीजिए कोई थ्योरी, जैसे वैलिडेटिंग एग्जिस्टिंग थ्योरीज, फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ है कि आप कोई चीज़ ऊपर फेंकोगे वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगी, ठीक है। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आप हाइपोथेसिस बना सकते हो कि हाँ ऐसा होगा या तो हाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो नल हाइपोथेसिस ये सब हम आगे करेंगे, ठीक है। आज बेसिक्स कर लेते हैं। और द मॉडल थ्रू द एम्पेरिकल रिसर्च एंड देयर टेस्टिंग एप्लीकेबिलिटी इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, आप उन जो भी थ्योरीज हैं उनको रियल वर्ल्ड में अप्लाई करके उनकी वैलिडेशन निकाल सकते हो कि यस इट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। इनोवेशन कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, नई चीज़ों की खोज कर सकते हो आप, ठीक है। देन देखते हैं बाकी रिसर्च किस चीज़ में यूज़ होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होगी। आपको कोई डिसीजन लेना है तो वो आप ले सकते हो, रिसर्च करोगे, आपको
नॉलेज मिलेगा, आपको उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप उस चीज़, जैसे पॉलिसी बनानी है कोई, तो आप रिसर्च कर सकते हो कि ये पॉलिसी वर्क करेगी या नहीं करेगी। आप जा सकते हो, आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनानी है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे वो हर किसी के पास कुछ ऐसा आया था ना कि 1 रुपये से अकाउंट ओपन होगा, 1 रुपये से आपका अकाउंट ओपन होगा, ठीक है, तो इतने बैलेंस से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो ये जो पॉलिसी कुछ बना रहे हो गवर्नमेंट वाले, तो वो उसके लिए एक सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, अलग अलग लोगों से पूछ सकते हैं और अलग अलग लोगों से क्वेश्चनियर भरवा सकते हैं कि हाँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उनसे इसको एक नॉलेज मिल जाएगा कि हाँ ये स्कीम काम करेगी, ठीक है। तो इससे आप पॉलिसी कोई बना सकते हो। देन एडवांसमेंट इन द फील्ड, आपका उस फील्ड में नॉलेज बढ़ जाता है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रैक्टिसेस, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज एंड मेथडोलॉजीज एंड ऑफरिंग एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस। देखिए आपकी जो भी आप चीज़ें करते हो या पॉलिसीज बनाते हो, तो उनमें इम्प्रूवमेंट होगी। क्यों इम्प्रूवमेंट होगी? क्योंकि आपके पास एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस होगी, आपके पास एविडेंस होंगे कि भाई मैंने रिसर्च की है और उसका नतीजा ये चीज़ निकल के आई, तो आप इस पॉलिसी को इस तरह से बनाओ। तो इस तरह से आपकी जो भी प्रैक्टिसेस है, जो भी आप काम करते हो, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी रिसर्च करने से। प्रिडिक्शन कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, आने वाले फ्यूचर के बारे में बता सकते हो कि हाँ मैंने केस स्टडी की थी, पहले ऐसा हुआ था और अब आगे फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। देन कम्युनिकेट कर सकते हो आप। उसके बाद पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगी, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ेगी, आपकी स्किल्स की ग्रोथ होगी, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगे। आपके एनालिटिकल स्किल्स क्या होते हैं? एनालाइज करने वाले स्किल्स, ठीक है। आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, आपकी सोचने की योग्यता बढ़ेगी। कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, एंड सोसाइटी में नया नॉलेज आएगा तो ऑफ कोर्स आपकी इंप्रूवमेंट होगी, सोसाइटी में बढ़ोतरी होगी एक तरह से। तो ये रिसर्च की कंट्रीब्यूशन रहती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। दैट चलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं रिसर्च के। रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको कलेक्शन के बाद आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आंसर करने पड़ते हैं अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। तो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 स्टेप में चलेगा, ठीक है। लॉजिक और एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करता है ये, ठीक है। उसके बाद एम्पेरिकल बेसिस पे जो भी आपके ऑब्जर्व्ड, जो भी आपके एम्पेरिकल एविडेंसेस है, जो भी पास्ट के एविडेंस है, उनके बेस पे आप रिसर्च करते हो, ऑब्जर्वेशंस करते हो, एक्सपेरिमेंट्स करते हो या डाटा कलेक्शन करते हो, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, अब देखिए डाटा कलेक्ट कर रहे तो कुछ ना कुछ तो एविडेंस होना चाहिए ना, तो एम्पेरिकल बेसिस बोला जाता है उसको। ऑब्जेक्टिविटी होती है रिसर्च में। देखिए एक होता है सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी मीन्स कि थोड़ा आप उसमें फेर बदल कर सकते हो, ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव नेचर आ जाता है जिसमें आप अपना तिगड़म लगा सकते हो। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी मीन्स कि टू द पॉइंट रहना, आपको सही चीज़ बतानी है। मिनिमाइजिंग पर्सनल बाइस, पर्सनल बाइस नहीं आना चाहिए आप में, अपने खुद के लिए वो नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे तो बस यही आंसर चाहिए, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आपकी रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, आपको न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी रिसर्च है वो सही होनी चाहिए, उसका ट्रू नेचर होना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्टिव। एंड क्रिटिकल इंक्वायरी होगी। रिसर्च इन्वॉल्व क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, इवेल्युएशन एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द परस्यूट ऑफ न्यू इंसाइट्स। देखिए आपको नया नॉलेज मिलेगा और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा उसको आप इवेल्युएट करोगे, और जो क्रिटिकल क्वेश्चनिंग होगी उसके आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो एक क्रिटिकल इंक्वायरी बोला जा रहा है रिसर्च को, कि हम क्रिटिकली डीपली अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ के बारे में, ठीक है। देन एथिकल कंसिडरेशंस भी होती है। रिसर्च जो होती है वो अच्छे काम के लिए आपको करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गलत चीज़ के लिए रिसर्च करो और आपको आपको नया नॉलेज लेके आना है, ये नहीं कि आप पुरानी चीज़ को दोबारा से पब्लिश कर दो, ठीक है। देन आता है रिप्रोडक्टिबिलिटी। तो फाइंडिंग शुड बी रेप्लिकेबल, allowing other researchers to conduct similar studies and verify results। देखो reproducibility का मतलब क्या होता है कि जो आपकी रिसर्च है वो आपको सामने लेके आनी है, सो दैट बाकी के रिसर्चर जो है वो उसके ऊपर स्टडी कर पाए और उस रिजल्ट को वेरीफाई कर पाए। और जनरलाइबिलिटी मतलब कि उसको अप्लाई कर पाए, ब्रॉडर पॉपुलेशन पे एप्लीकेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आपकी रिसर्च एक ही चीज़ पे एप्लीकेबल हो। देन आता है कम्युनिकेशन स्किल। रिसर्च से आपके कम्युनिकेशन
स्किल्स बढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी आप, जब आपके पास नॉलेज होगा तो बेसिकली आपकी पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। देन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन, तो इससे आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी रिसर्च से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।